India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पॉक्सो कानून की गलत व्याख्या वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। कहा, हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भतीजावाद लोकतंत्र के लिए हानिकारक। हरियाणा के अधिकारियों को आवंटित डीलक्स फ्लैट किए रद्द। आदिवासी क्रिश्चियन दफनाने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब। कब्र से शव निकालने पर लगाई रोक। आदिवासी क्रिश्चियन को गांव में दफनाने की अनुमति नहीं। दिल्ली महिला आयोग में खाली पद भरने के लिए उठाए गए कदमों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। पूछा, 2 साल से क्यों काम नहीं कर रहा है आयोग। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराधियों को सजा देते समय अत्यधिक नरमी नहीं बरतनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को मुआवजा देने सजा का विकल्प नहीं हो सकता। मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसले को रद्द करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधियों को सजा देते समय पीड़ित को मुआवजा देने को सजा के विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता। जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि सजा का उद्देश्य अपराध को रोकना और समाज को ये संदेश देना है कि अपराध करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि कुछ अदालतें सजा देते समय अत्यधिक नरमी बरतती हैं और मुआवजे को सजा के विकल्प के रूप में देखती हैं। कोर्ट ने कहा कि ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो समाज में गलत संदेश देती है। कोर्ट ने सजा देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने को कहा है। पहला, सजा अपराध की गंभीरता के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा, अदालतों को आरोपों, सबूतों और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, सजा का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना चाहिए। चौथा, अदालतों को अपराध की गंभीरता और अपराधी की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सजा देते समय इन बातों का ध्यान रखने से अपराध को रोकने में मदद मिलेगी और समाज में न्याय की भावना को मजबूत किया जा सकेगा। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एक हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की सजा को कम कर दिया था और उसे मुआवजा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया और आरोपी को मूल सजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या की निंदा की और पूर्वोत्तर के छात्रों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई। एंजल चकमा एक 24 वर्षीय MBA छात्र की हत्या उत्तराखंड के देहरादून में हुई थी, जिसे जातीय रूप से प्रेरित हमला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे, लेकिन कानून बनाने का काम संसद का है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाओं को सख्ती से निपटना होगा, लेकिन ये संसद को विचार करना है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि जातीय हिंसा के खिलाफ कानून बनाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि अदालत ने कहा कि ये मुद्दा नीति निर्माण के दायरे में आता है और इसे अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। एंजल चकमा की हत्या के बाद उनके परिवार ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। इस घटना ने पूर्वोत्तर के छात्रों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर देश भर में चिंता पैदा की है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की की छाती पकड़ना और उसकी पैजामे की डोरी खोलना दुष्कर्म के प्रयास के बजाय केवल तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत प्रयोग किया है। अदालत ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कासगंज द्वारा जारी मूल समन आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के साथ धारा 18 पॉक्सो अधिनियम के तहत तलब किया गया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय सुनाया। अदालत ने यह मामला स्वतः संज्ञान के तहत लिया था। न्यायपाल ने स्पष्ट किया कि यदि तीसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप के कारण अपराध रुक गया तो इसे मात्र तैयारी नहीं माना जा सकता। अदालत के अनुसार आरोपियों की हरकतें ये दर्शाती हैं कि उन्होंने दुष्कर्म करने के इरादे को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया था, जो प्रयास की श्रेणी में आता है। मामला एक नाबालिग लड़की की मां द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 उपधारा 3 के तहत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कासगंज ने 2 आरोपियों पवन और आकाश को धारा 376 आईपीसी के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत समन जारी किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने समन आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि ये कृत्य दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि केवल तैयारी है। इसलिए उसने आरोपों को धारा 354 बी आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं 9, 10 गंभीर यौन उत्पीड़न में परिवर्तन कर दिया, जिनमें अपेक्षाकृत कम सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण बताया। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने तभी रुकावट डाली जब बच्ची की चीख सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इससे स्पष्ट है कि उनका पूर्व निश्चित इरादा था और उन्होंने अपराध को अंजाम देने की दिशा में ठोस कदम उठा लिए थे। अदालत ने कहा कि तैयारी और प्रयास के बीच अंतर यह है कि प्रयास में आरोपी अपने आपराधिक इरादे को क्रियान्वित करना शुरू कर देता है। यहाँ ऐसा ही हुआ। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके अलावा अवलोकनों को आरोपियों की दोष सिद्धि पर अंतिम राय नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई मूल समन आदेश के अनुसार जारी रहेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक लगाते हुए इसे चौंकाने वाला और संवेदनहीन मामला बताया था। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रहे घरेलू हिंसा और भरण पोषण के मामलों को पश्चिम बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। हसीन जहान का तर्क है कि शमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलते हैं और उनके पास दिल्ली में मुकदमा लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन है। हसीन जहान ने अपनी याचिका में कहा कि वो अपनी बेटी की शिक्षा और विकास के लिए दिल्ली में रह रही हैं और पश्चिम बंगाल में मुकदमा लड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि शमी का परिवार उत्तर प्रदेश में रहता है, जो दिल्ली के करीब है। ये मामला न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया है। हसीन जहान के वकीलों में दीपक प्रकाश, श्रीराम प्रकट और दिव्यांगना मलिक शामिल हैं। गौरतलब है कि हसीन जहान और मोहम्मद शामी का विवाह 2014 में हुआ था और 2015 में उनकी एक बेटी हुई थी। 2018 में हसीन जहान ने शमी पर गंभीर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की एक आवास सोसाइटी में फ्लैटों के आवंटन में भाई भतीजावाद को उजागर करते हुए कहा कि शासी निकाय के सदस्यों ने अपने पदों का दुरुपयोग कर अपने और अपने अधीनस्थों को लाभ पहुंचाया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और के विनोद चंद्रन की बेंच ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि आवंटन प्रक्रिया भेदभाव और आत्मप्रचार का स्पष्ट उदाहरण है। ये मामला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HUDA के एक सदस्य दिनेश कुमार की याचिका से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 2 उच्च स्तरीय सुपर डीलक्स फ्लैटों के आवंटन को चुनौती दी थी।
शासी निकाय ने लॉटरी के बजाय इन फ्लैटों को अपने सदस्यों और अधीनस्थों को आवंटित करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसमें भेदभाव किया गया था। एक फ्लैट एक वरिष्ठ अधिकारी को आवंटित किया गया था जो कट ऑफ तिथि पर अयोग्य था, और दूसरा फ्लैट उसके अधीनस्थ को आवंटित किया गया जो निर्धारित आय श्रेणी में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन को रद्द करते हुए कहा कि यह भेदभाव और आत्मप्रचार का स्पष्ट उदाहरण है और शासी निकाय के सदस्यों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है। अदालत ने सोसाइटी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और लाभार्थियों को फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में देरी से पेमेंट पर ब्याज देने का नियम नहीं है तो कोई पार्टी इसका हकदार नहीं है। ये मामला केरल वाटर अथॉरिटी और एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा था, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने देरी से पेमेंट पर 14% सालाना ब्याज की मांग की थी। केरल हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में फैसला दिया था और इंटरेस्ट एक्ट 1978 की धारा 3 उपधारा 1 का इस्तेमाल करते हुए 9% ब्याज देने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पेमेंट फंड की उपलब्धता और बिलों की सीनियरिटी पर निर्भर करेगा और देरी से पेमेंट कर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरेस्ट एक्ट 1978 का उद्देश्य पार्टियों को ब्याज का पेमेंट जरूरी बनाना है अगर अग्रीमेंट में कोई कमी है या कोई वैक्यूम है। हालांकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ब्याज देने पर रोक है तो एक्ट की धारा 3 उपधारा 3 के तहत ब्याज नहीं दिया जा सकता है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट शर्तें होने पर ही ब्याज का दावा किया जा सकता है और इंटरेस्ट एक्ट 1978 का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी या वैक्यूम हो। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है कि राज्य में आदिवासी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को गांवों में दफनाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। अदालत ने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी भी मृतक के शव को कब्र से निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा, इस मामले में नोटिस जारी किया जाता है जिसका जवाब 4 सप्ताह में दिया जाना चाहिए। तब तक किसी भी मृतक के शव को कब्र से निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में आदिवासी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को गांवों में दफनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उनके मृतकों के शवों को कब्र से निकालकर अज्ञात स्थानों पर ले जाया जा रहा है। पिटीशनर्स के वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने अदालत को बताया कि क्रिश्चियन परिवारों को गांव के सामान्य कब्रिस्तान में अपने मृतकों को दफनाने की अनुमति नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा, मृतकों के शवों को उनकी सहमति के बिना कब्र से निकाला जा रहा है और अज्ञात स्थानों पर ले जाकर दफनाया जा रहा है। पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि ये घटना केवल एक जिले तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। इसमें कहा गया है कि आदिवासी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को उनके धर्म के कारण गाँव में दफनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उन्हें अपने मृतकों को गांव से बाहर ले जाकर दफनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली दंगों के मामले में खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सैफी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 5 अन्य आरोपियों को जमानत दी थी लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सैफी का दावा है कि उन्होंने 5 साल से अधिक समय जेल में बिताया है और उन 5 लोगों के साथ समानता का दावा कर रहे हैं जिन्हें जमानत मिली है। सैफी पर आरोप है कि वे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स के सदस्य थे और उन्होंने खुरेजी, करावल नगर, करदम नगर और निजामुद्दीन में विरोध स्थलों का निर्माण किया था। उन पर भड़काऊ भाषण देने और सीसीटीवी कैमरों को कवर करने के लिए लोगों को निर्देश देने का भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने सैफी के वकील से पूछा कि उनका मुख्य तर्क क्या है। वकील ने कहा कि सैफी से कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया और न ही उन्होंने किसी हिंसा में भाग लिया, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि शारीरिक हिंसा आवश्यक नहीं है और अगर किसी ने किसी अन्य स्थान पर हिंसा करने के लिए कहा है तो भी ये दंगा माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सैफी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है और इसे तस्लीम अहमद के मामले के साथ टैग किया है। विजय माल्या ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि वे भारत नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास सक्रिय पासपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वे कब भारत आएंगे इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकते। विजय माल्या के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि विजय माल्या का भारतीय पासपोर्ट 2016 में रद्द कर दिया गया था और ब्रिटिश अदालत के आदेशों के कारण वे देश नहीं छोड़ सकते। देसाई ने कहा कि माल्या की उपस्थिति भारत में आवश्यक नहीं है क्योंकि वे दूरस्थ रूप से अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं। बेंच ने केंद्र सरकार से इस बयान पर 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने विजय माल्या के हलफनामे के जवाब में एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उनके सरकारी बकायों और उनकी संपत्तियों से वसूली की गई राशि के बारे में बताया गया है। मेहता ने कहा कि माल्या 2 मार्च 2016 से फरार हैं और उन्हें 5 जनवरी 2019 को एक सक्षम अदालत द्वारा भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था। मेहता ने आशंका जताई कि माल्या अपने हलफनामे का उपयोग प्रत्यर्पण प्रतिक्रियाओं में कर सकते हैं। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि मेहता प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं में माल्या के हलफनामे का उपयोग नहीं कर सकते। विजय माल्या ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 की वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। उन्होंने एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के चेयरपर्सन और दूसरे स्टाफ मेंबर्स के खाली पदों को भरने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार का जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि खाली जगहों को न भरने और आयोग के लिए पर्याप्त स्टाफ न देने का कोई कारण नहीं हो सकता। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि खाली जगहों को भरने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाए। इसने वकील से ये भी पूछा कि आयोग बंद ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने कहा ये सब क्या है, अगर DCW बंद भी नहीं हुआ है तो 24 से 2 साल हो गए। मामला अब अगले बुधवार को लिस्ट किया गया है। ये जनहित याचिका RJD सांसद सुधाकर सिंह ने एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत के जरिए फाइल की। याचिका में कहा गया कि कानूनी तौर पर बनाए जाने और मुश्किल में फंसी महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, शिकायत दूर करने, काउंसलिंग और मुश्किल हालात में मदद देने में अहम भूमिका निभाने के बावजूद DCW लंबे समय से फिजिकल पहुंच से बाहर और ऑपरेशनली बंद पड़ा है। याचिका में कहा गया है कि चेयरपर्सन का पद खाली होने से लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन और अकाउंटेबिलिटी की कमी हुई। याचिका में कहा गया कमीशन के ठीक से काम न करने से इसके कानूनी प्रोग्राम जिसमें सहयोगिनी फैमिली काउंसलिंग यूनिट, हेल्प डेस्क, रेप क्राइसिस सेल, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर और इससे जुड़े सिस्टम शामिल हैं, पूरी तरह फेल हो गए जिससे महिलाओं को तुरंत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। सुधाकर सिंह ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को DCW के लगातार ठीक से काम न करने के बारे में डिटेल में रिप्रेजेंटेशन भेजे थे, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इस तरह याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वे दिल्ली महिला आयोग के नोटिफाइड परिसर में पूरी तरह से फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज सुनिश्चित करें। याचिका में आयोग के सभी कानूनी प्रोग्राम और सेवाओं के असरदार कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अधिकारियों, स्टाफ और सपोर्ट कर्मियों की तैनाती की भी मांग की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर को एक जनहित याचिका में अस्वाभाविक मौतों की संख्या का जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये याचिका पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने दायर की थी, जिसमें राज्य में बाघों की मौत और शिकार की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई थी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर को बाघों की मौत के बारे में एक स्थिति रिपोर्ट और अस्वाभाविक मौतों के मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। फील्ड डायरेक्टर को यह भी बताना होगा कि जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि 700
85 बाघों में से 54 की मौत 2025 में ही हो गई है। याचिका में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये कई बार बाघ रहस्यमय और अक्सर संदिग्ध परिस्थितियों में मर रहे हैं, जिससे सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। याचिका में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आधिकारिक आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि बाघों की मौत का लगभग 57% कारण अस्वाभाविक है, जिसमें शिकार, बिजली का झटका या अस्पष्ट परिस्थितियां शामिल हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने दावा किया कि 20 जनवरी 2026 की पिछली सुनवाई के बाद से और बाघों की मौत की खबरें आई हैं। इसके बाद बेंच ने उपरोक्त निर्देश पारित किए और मामले को 25 फरवरी 2026 को सूचीबद्ध किया है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि जॉइंट टेनेंट और को टेनेंट से भूस्वामी के बीच अंतर क्या होता है। क्या आपको पता है जॉइंट टेनेंट और को टेनेंट में क्या डिफरेंस होता है? जॉइंट टेनेंसी में दो या ज्यादा लोग एक सिंगल यूनिफाइड टेनेंसी इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। यह एक इंडिविजुअल राइट होता है। सभी जॉइंट टेनेंट्स मिलके एक ही लीगल यूनिट माने जाते हैं और किसी एक के खिलाफ एविक्शन डिक्री पास होते ही वह सब पर बाइंडिंग होती है। दूसरी तरफ को टेनेंसी में डिस्टिंक्ट और सेपरेट शेयर्स होते हैं। हर को टेनेंट का इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट होता है। नॉर्मली एक को टेनेंट के खिलाफ एक्शन ऑटोमेटिकली दूसरों को बाइंड नहीं करता है। अब बात करते हैं जजमेंट की। द राजस्थान हाई कोर्ट dismissed a petition filed by successors of co-tenant who challenged execution of an eviction decree. कोर्ट ने होल्ड किया कि ओरिजिनल टेनेंट की डेथ के बाद लीगल हायर्स ने कोई सेपरेट टेनेंसी एक्वायर नहीं की, बल्कि वो डिसीज्ड टेनेंट के जूतों में स्टेप इन करते हैं और टेनेंसी को जॉइंट टेनेंट के रूप में सक्सीड करते हैं। इसलिए एविक्शन डिक्री उन पर भी बाइंडिंग रही। यह रूलिंग अननेसेसरी लिटिगेशन को रोकने और एग्जीक्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए होती है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.